हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं बल्कि अपने अंदर की कमियों को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं और उसे दूर करने का लगातार प्रयास करते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया। पूर्वोत्तर में एनडीआरएफ और सुरक्षा बल तैनात। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ अब बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान रेमल से निपटने को लेकर बुलाई आपात बैठक, लिया तैयारियों का जायजा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण मतदान के आंकड़े हुए जारी। कुल 61.76% दर्ज किया गया मतदान। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को डाले गए थे वोट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के दौरे पर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के स्थापना दिवस और बेलगावी में केएलई विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। CSIR NAL बेंगलुरु परिसर का भी करेंगे दौरा। NAL में कुछ परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। ताशकंद में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वो एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में जीता ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए पायल कपाड़िया को दी बधाई और शुभकामनाएं। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान बांग्लादेश के तट से टकरा गया है। इसका असर पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर भी होने लगा है और वहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल, इसके आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1.10 लाख लोगों को शेल्टर पर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसमें सबसे ज्यादा लोग साउथ 24 परगना जिले से हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की 16 टीमों को तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी हैं। इस समय चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। रफ्तार के 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की आशंका है। चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव के कारण रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ान संचालन निलंबित किया हुआ है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुल मिलाकर 394 उड़ान प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपने प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला और मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्रा से खास मंत्रणा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान के स्थापना दिवस और बेलगावी में KLE विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति CSIR NAL बेंगलुरु परिसर का दौरा भी करेंगे और हल्के लड़ाकू विमान के घटकों और सरस की प्रदर्शनी देखेंगे।
वो NAL में कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित राजभवन भी जाएंगे। कर्नाटक के बेलगावी में स्थित ICMR NITM में पारंपरिक चिकित्सा पर शोध को लेकर संस्थान के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर बरप्पा से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। ICMR NITM is a unique one of the laboratory institute in the ICMR family. We do research on traditional medicine. ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रैक्टिस इंडिया में बहुत है, उसका अनुसंधान का जरूरी भी है, जो आपने सही बताया है। उसमें हमारा इंस्टीट्यूशन का जो शुरू होता है उसका डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंटेशंस के बाद उसका वैलिडेशन का होता है। उसमें हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री वो भी बोलते हैं हम, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है देखते हैं। उसके बाद हमारा प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। जो प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं बोले तो इसमें एनिमल्स के ऊपर उसका असर का स्टडीज होता है, लाइक उसको हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज। उसमें हमारा जो हर्बल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो असर करता है कि नहीं है, और करता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसा करता है वो काम, और उसका सेफ्टी है कि नहीं, उसका बुरा असर जो हमारा अंग का ऊपर नहीं होना चाहिए वो हम असेसमेंट करते हैं। उसके लिए हम रोडेंट्स भी यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम जो नॉवेल मॉडल है, उसका जो रोबस्ट नॉवेल मॉडल ऑर्गेनिज्म है जीब्राफिश, उसका ऊपर भी हम काम करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में स्थित ICMR NITM के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर संस्थान की तैयारी और संस्थान से संबंधित विषयों पर संस्थान के डायरेक्टर साइंटिस्ट डॉक्टर सुबर्णा रॉय से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। दुनिया में जब भी मेडिकल के क्षेत्र में अनुसंधान की बात होती है तो उसमें गिने चुने संस्थान हैं, जिसमें से एक है ICMR। ICMR की स्थापना को करीब 113 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और ICMR का ही एक भाग है NITM, जो कि बेलागावी कर्नाटक में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NITM के डायरेक्टर डॉक्टर सुबर्णा रॉय जी। इनसे जानेंगे संस्थान के बारे में। सर, सबसे पहले संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल संस्था के बारे में, ICMR के बारे में मैं जानना चाहूंगा। इसकी स्थापना से लेके NITM जो 27 संस्थान है, वो किस तरह की भूमिका है और कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 27 इंस्टीट्यूशंस है ICMR के, ये पूरा देश में चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च करते हैं कि कुछ जो क्षेत्र है वही क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, जो वो रीजन का जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं। ऐसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 2006 में चालू हुआ एज रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो हम लोग ये जो वेस्टर्न घाट रीजन है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा का ये जो ट्राई जंक्शन है, ये एरिया में हम लोग रिसर्च करना शुरू किया। हम लोगों का शुरुआत बहुत छोटे से फॉर्म में हुआ था। हम लोग सिर्फ एक जमाने में सिर्फ 5 ही लोग थे परमानेंट स्टाफ। हम लोग हमारे जो PhD प्रोग्राम्स है और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है उसको लेके प्रोजेक्ट स्टाफ लेके हमने काम चालू किया फ्रॉम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। हमारे जो ये 25 एकड़ का जो हमारा कैंपस है, ये कैंपस में हमारा बहुत सारा रेसिडेंशियल क्वार्टर्स था, उससे हम लोग काम शुरू किया था। और ये साल हम लोगों का एक्चुअल ये जो बिल्डिंग में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये इसका उद्घाटन हुआ दिसंबर 2023 में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के हाथों से। और ये जो हम लोग ये बिल्डिंग में हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2006 में संस्थान की स्थापना हुई रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के तौर पे। अब वो नेशनल स्तर पे है, 18 साल हो रहे हैं। इस फाउंडेशन डे को आप कैसे देखते हैं? माननीय उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रहेंगे। वो ज्यादातर जब भी बात करते हैं वो रिसर्चर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं।
उनका बेहद इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हों। तो ऐसे में माननीय उपराष्ट्रपति का आना और 18वें फाउंडेशन डे के तौर पे मुख्य अतिथि बनना, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले ही बताना चाहूंगा कि वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड to know that the Honorable Vice President of India is coming to this institute for our Foundation Day. ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फोर्स है। तो और हम लोग जो छोटे थे, मैंने बताया कि हम लोग RMRC के रूप में हमारे काम चालू किए थे। अभी हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारा जो लोकेशन है ये बेलगाम में है। बहुत सारा लोगों को पता नहीं रहता था कि हम लोग ऐसे भी ICMR का भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ये आयुष और ICMR का जो रिसर्च को मिलाने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हम लोगों का लोगों तक पहुंचाने का कि ऐसे इंस्टीट्यूट है और ऐसे रिसर्च हमारे देश में होता है। और ये एक और जरिया रहेगा कोलैबोरेशंस बढ़ाने का, क्योंकि हम लोग हर बार एक साथ मिलके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे वो आयुष सिस्टम से क्यों ना हो कि मॉडर्न मेडिसिन से क्यों ना हो, ये जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का है, तो इसके लिए ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का इधर रहना और हम लोगों को संबोधन करना एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। एंड वी एक्सपेक्ट कि दैट वी विल बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ दिस डिग्निटरीज हु विल बी हियर। हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने KLA विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रभाकर कोरे से भी खास बातचीत की। 108 साल के पहले इधर कुछ शिक्षण का फैसिलिटीज भी नहीं था। उस टाइम ये 7 पोस्ट ग्रेजुएशन जो करके आए थे उनको अच्छा नौकरी भी मिलती थी, क्योंकि ब्रिटिश का जमाने में था। लेकिन वो उस कुछ जॉब के लिए, नौकरी के लिए नहीं गए। वो खुद उनको मालूम था कि समाज का उद्धार होना तो सिर्फ शिक्षण से ही होना। इसलिए वो साथी लोग इधर बेलगाम में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया 1916 में, 1916 में। नेम था कर्नाटका लिंगायत शिक्षण संस्थे, कर्नाटका लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी। वो जब भी 108 साल के पहले लगाया, आज ये संस्था कम से कम कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली में सब मिलके 310 कॉलेजेस और स्कूल चलाते हैं। अभी 1,40,000 बच्चे इधर पढ़ते हैं और 18,000 लोग इसमें शिक्षक और एक काम करते हैं। और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कुल 61.76% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, दिल्ली की भी सभी सीट और उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 संसदीय सीट पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। बिहार में 55% से अधिक मतदान हुआ। हरियाणा में लगभग 62% मतदान हुआ। झारखंड में लगभग 64% और राजधानी दिल्ली में लगभग 58% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 71% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 54% और पश्चिम बंगाल में 80% मतदान दर्ज किया गया है। हम बता दें, छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर और मनोज तिवारी, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी छठे चरण में मैदान में थी। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारत का मान बढ़ाया है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कान फिल्म फेस्टिवल में
ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत लिया है। कैन फिल्म फेस्टिवल में भारत का नाम रोशन करने वाले फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक्स पर फिल्म मेकर की प्रशंसा करते हुए लिखा, पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत को गर्व है। उन्होंने आगे लिखा कि वो FTII की पूर्व छात्रा हैं। उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा वैश्विक मंच पर चमक दिखाती है, जो भारत में समृद्ध रचनात्मकता की झलक दर्शाती है। ये प्रतिष्ठित सम्मान न केवल उनके असाधारण कौशल का सम्मान करता है, बल्कि भारतीय फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने भी पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री जीतने पर बधाई दी है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इस फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचाने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबर्स के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रविवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। जनरल पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब वो 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। उन्हें 30 अप्रैल 2022 को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल पांडे दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में शामिल हुए थे। सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले वो उप सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रहे हैं। जनरल पांडे के सेवा विस्तार से करीब 5 दशक पहले 1970 के दशक की शुरुआत में इस तरह का पहला उदाहरण देखने को मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल जी बेवूर के सेवा काल को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया था। भारतीय जिम्नास्ट स्टार दीपा कर्माकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रविवार को ताशकंद में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वो एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट भी बन गई है। दीपा कर्माकर ने फाइनल में अपने 2 अटेम्प्ट्स में कुल मिलाकर 13,566 का स्कोर बनाया। दीपा कर्माकर के बाद 2 उत्तर कोरियाई जिम्नास्ट किम सॉन हुन और जो क्योंग ब्योल के स्कोर ने दूसरे और तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया, यानी कि उन्हें रजत पदक और कांस्य पदक मिला। दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता है। इससे पहले दीपा ने साल 2015 में हिरोशिमा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपा के अलावा भारत से आशीष कुमार 2006 सूरत में फ्लोर एक्सरसाइज का ब्रॉन्ज और प्रणति नायक 2019 और 2022 दोहा में वॉल्ट
उलैन बटार में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती तकनीक। जी हां, इस भारतीय स्टार्टअप की क्रांतिकारी तकनीक की बदौलत आप जहां भी हो वहां से एक आभासी निर्माण स्थल के अंदर कदम रख सकते हैं। ये कैसे काम करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। Welcome to the future of infrastructure development using virtual reality and extended reality. This Indian startup is using new gen tech to give hassle-free solutions to infrastructural development. We are demonstrating live here virtual reality and extended reality. We are talking futuristic, we are talking about metaverse, and that's what we want to go ahead with. We have connected the virtual world with the real world. Engineers, architects, and project managers can use the VR to take a virtual tour of the building that are still under construction. This helps them identify issues before they become real-world problems. See, we are navigating inside a facility. This is one of the infrastructure which is right now under construction stage, and we can have a real-time virtual view of this particular facility. So, right, if you can see here, so that's the advantage that the building is not yet constructed, but you are able to visualize that building in that particular 3D environment. So he is navigating inside the facility now. Kind of clash detection even before the site is being constructed, this can be identified. Extended reality can be used to visualize design changes in real time. We have captured the live value, so there are few sensors which we have installed here, and those sensors are communicating with our management station, and that particular data also we have captured in the virtual environment. Right from here, just by a click of a button, you can navigate between the different layers of the building, like a plumbing layer or a HVAC layer or a architectural layer. Now that a person who is with a headgear on can actually utilize that particular headgear for giving any kind of command also to the system, and can fetch any kind of real-time values given a command just from his VR set in a field. So from there, the possibilities are like this, that a person with a headset on or a VR gear on is experiencing the live values in the field. He can do the gesture recognition to fetch the live values, and from there itself he can give the commands. These technologies help in planning, designing, and managing construction projects more efficiently, reducing errors and saving time and money. और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। 27 मई साल 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 14 नवंबर साल 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में हिस्सा लिया और साल 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू ने साल 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। साल 1928 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। 1929 में पंडित नेहरू कांग्रेस के लाहौर राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1951 से साल 1954 तक 3 बार फिर से वे इस पद के लिए चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया। इन दिनों भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है।
चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस युद्ध अभ्यास से जुड़े हुए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Namaste. Since May 13th, 90 soldiers from the 13th Half Brigade of the French Foreign Legion are deployed on Umroy Joint Training Node in Meghalaya to participate in the Shakti exercise with the 22nd Battalion of the Rajput Regiment. This exercise is focused on enhancing interoperability between the French and Indian armies, which are often deployed together for peacekeeping operations under UN mandate. This 7th edition is the most ambitious yet, as we have deployed twice as many troops as in the previous edition and as it involves the use of Indian Air Force assets for the first time. Relations between France and India are at the very best since they were established in 1947. This was perfectly illustrated recently in the defense with the reciprocal invitation of Indian troops to march in Paris on France's National Day on 14th of July and of French troops to march in Delhi for India's Republic Day celebration this year. The French armies have the same strategic view with its Indian ally and through its permanent presence in Indo-Pacific region actively contributes to the stability and the security of the region.